JMB फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम JMB ग्रुप ऑफ स्कूल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सम देखे थे, ओके जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी यूक्लिड्स की। यूक्लिड्स जियोमेट्री जो चैप्टर का नाम है, एक्सियम्स हमने देखे थे अलग अलग टाइप के, 5 एक्सियम्स थे वहां पे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे बोला है कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सियम एंड पोस्टुलेट दोनों का डीप में स्टडी किया था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोला है, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट अगर A एंड B है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A। एक मैं पोस्टुलेट यहां पे बनाऊं, सपोज ये कोई दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स है A एंड B, उसके बीच में कोई एक पॉइंट में रखूंगा थर्ड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन। तो यहां पे कोई मैं अगर कोई पॉइंट C रखता हूं तो C इसके बीच में। ओके, तो ऐसा मुझे पोस्टुलेट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट के अंदर मुझे ऐसा बोला गया। और अगर मैं सेकंड पोस्टुलेट देखूं क्वेश्चन नंबर 3 का, मुझे ऐसा बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ओके, मुझे ये क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ओनली 3 पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। आप जैसे आगे पढ़ोगे 10th 11th 12th साइंस के अंदर पढ़ोगे, आप कई सारे चैप्टर्स के अंदर इस वर्ड को पढ़ोगे कि एटलीस्ट 3, एटमोस्ट 3, मैक्सिमम 3, मिनिमम 3। ठीक है, तो वहां पे इसको ऐसे मुझे सोचना पड़ेगा कि ये 2 पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। ओके, तो कम से कम 3 पॉइंट एक सेम लाइन के ऊपर नहीं होते। तो ये जो पहला पोस्टुलेट मैंने आपको बताया वो मुझे क्या बोल रहा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट रखूं। तो अगर मैं 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पे तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर दिख जाएंगे मुझे। वैसे ही अगर ये सेकंड पोस्टुलेट अगर मैं आपको बता रहा हूं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मुझे ये बोलता है कि एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट नहीं हो सकते। ओके, मैंने कोई ये लाइन ड्रॉ की, देखिए। तो पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या बोलता है कि 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में अगर मैं कोई एक तीसरा पॉइंट रखूंगा तो हो सकता है बीच में। दूसरा पोस्टुलेट मुझे ऐसा बोलता है कि जो 3 पॉइंट्स है वो एक लाइन के ऊपर हो नहीं सकते। तो आपको ये फिगर से समझ में आएगा, अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट रखूं D तो इस लाइन के ऊपर हो सकता है, यस। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लिखूं E तो इस लाइन के ऊपर। A और B पॉइंट के द्वारा बनने वाली कोई भी लाइन, 2 पॉइंट्स के साथ एक लाइन बनी होगी, उसके बीच में आप इनफाइनाइट पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन जो सेकंड पोस्टुलेट है वो मुझे ऐसा नहीं बोलता है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, एक दूसरे का ओपोज करते होंगे, ऐसे आप बोल सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा क्या वो बता रहा हूं। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, मतलब ये दोनों पोस्टुलेट की जो आपको डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर कोई ऐसी टर्म है जो अनडिफाइंड, मतलब आपको उसकी डेफिनेशन देनी चाहिए। हाँ, तो इसके अंदर एक यस, पहले का आंसर यस। कौन सी टर्म होगी तो आपको ये पता, अगर लाइन आएगा, अगर पॉइंट आएगा, अगर प्लेन आएगा, ये सारी टर्म्स क्या होते हैं जिसकी आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहां पे बोलूंगा यस। टर्म्स कौन कौन सी है? तो टर्म्स है, पहले पोस्टुलेट के अंदर मैं बोलूं तो पॉइंट्स, ओके, एंड सेकंड पोस्टुलेट के अंदर बोलूं तो लाइन। तो ये दोनों टर्म्स आपको डेफिनेशन देनी जरूरी हो जाएगी, और इन दोनों की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको दी। ओके, सेकंड, इसके अंदर मुझे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट
सर इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ये दोनों जो पोस्टुलेट है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं क्या? हाँ, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। क्यों? यहां पे मुझे ये बोला है कि ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में मैं कोई तीसरा पॉइंट सी रखूं। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के द्वारा ए और बी के द्वारा अगर मैं कोई लाइन ए बी ड्रॉ करूंगा तो सी उसके बीच में आ सकता है। मुझे सेकंड पोस्टुलेट में ऐसा बोला है कि तीन पॉइंट एक लाइन के ऊपर कभी भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों क्या एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो यहां पे मैं सेकंड का आंसर लिखूंगा यस, these postulates are consistent. ओके, अब थर्ड मुझे बोला डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। चलिए, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो करता है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा नो। इट डज नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। वाई? चलिए, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट के अंदर एक ऐसा था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। यस, ओके। उसके अंदर ऐसा भी था कि भाई एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। उसके अंदर ऐसा भी था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के द्वारा बनी गई कोई लाइन होगी, उसके बीच के अंदर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन ये तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो पोस्टुलेट मुझे दिए गए हैं वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, 4 के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला है कि इफ क्वेश्चन नंबर 4 इफ अ पॉइंट C lies in between two points A and B। ओके, ये प्रूफ वाला समय जरा यहां पे A और B के बीच में कोई पॉइंट है C, इन बिटवीन बोला है तो इसके बीच में होगा। ओके, सच दैट यहाँ पे AC जो कि गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख रहा हूं AC इज इक्वल टू BC। ये मुझे दिया गया डेटा है। प्रूव दैट, मुझे ऐसा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB। ओके, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले सर मुझे जो दिया है वो ये डेटा है, AC इज इक्वल टू BC। मुझे AC जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, AC जो है वो AB का आधा पोर्शन होता है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं AB को लिखना चाहूं तो ये जो AB है, AB बना कैसे होगा? AB इज इक्वल टू मैं AC प्लस BC लिख सकता हूं। देखिए फिगर को देख के पता चलेगा, क्योंकि C जो है इसके एग्जैक्ट बीच में आया हुआ पॉइंट है। ओके, तो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC लिख सकता हूं ना। अब मुझे यहाँ पे जो डेटा गिवन है उससे ये पता चल रहा है AC इज इक्वल टू BC, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC, तो AC प्लस AC लिख सकता हूं मैं। यस, लिख सकता हूं। BC की जगह भी यहाँ पे भी कॉज BC इज इक्वल टू AC, तो BC के प्लेस के ऊपर मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स? AC। यहाँ पे सामने AB था, तो AB इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स AC। नाउ AC को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो AC इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई 2। इन शॉर्ट यही तो मुझे लाना था। देखिए, ओके, तो बाय यूजिंग पोस्टुलेट हमने ये प्रूफ किया। ये ऐसा एक हमारा पोस्टुलेट भी था कि अगर C कोई पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के द्वारा बनती हुई लाइन के बीच में कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट C दिया है, तो C मिड पॉइंट कब बनेगा? जब AB डिवाइड बाई 2 करेंगे और AC मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? AC इज इक्वल टू AB बाई 2। ओके, तो ऐसे हमने एक क्वेश्चन प्रूफ किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट, यस, ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर C जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। आगे पढ़े। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा कभी मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, कि भाई कोई भी एक लेंथ हो उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, एक ही मिडल टर्म होता है। चलिए वो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं।
ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी लाइन को, ए बी लाइन सेगमेंट को, और C मैंने कोई बीच में रखा पॉइंट। ओके, तो अगर C जो है इसका मिड पॉइंट होगा तो ए बी बाई 2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस, अभी तो जस्ट मैंने ये प्रूफ किया, देखिए। ओके, ये तो ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, दिस इज गिवन। ए बी बाई 2 करेंगे तो ऐसे मिलेगा। अब देखने जैसी बात यह है कि अगर मैं यहां पे प्रूफ करना चाहता हूं तो प्रूफ करेंगे कैसे, लेट एनी पॉइंट डी, मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं। एज्यूम कैसे करेंगे, कोई पॉइंट सपोज डी है, ओके, यहां पे कोई पॉइंट डी लिया, सपोज एनी पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, ए बी लाइन सेगमेंट का मैंने ये एज्यूम किया है, ये है या नहीं अभी मुझे पता नहीं, सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भाई डी है वो ए बी का मिड पॉइंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड्स कि ए बी बाई 2 इज इक्वल टू ए डी होगा, ऐसे मैं लिख सकता हूं, यस, ऐसे मैं बता सकता हूं। ओके, नाउ ए बी बाई 2 इज इक्वल टू ए डी हो गया, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है कि भाई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ D is the midpoint of AB. Now, अगर मैं D को मिड पॉइंट लेता हूं तो मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, तो AD इज इक्वल टू DB होना चाहिए। अगर मैंने ये एज्यूम किया है D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। ओके, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। और हियर गिवन डेटा के अंदर अगर मैं सोचूं, अगर जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में सोचूं, तो C ऑलरेडी मिड पॉइंट ए बी का दिया हुआ है। ओके, यहां पे मैं लिखूंगा पॉइंट C इज मिड पॉइंट ए बी, और ये क्या है, गिवन है। ओके, तो गिवन है, इसको मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई विल राइट लाइक दिस, ए बी बाई 2 इज इक्वल टू, ए बी बाई 2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। चलिए सर, आपने क्या किया, तो कि मैंने एक सिंपल लॉजिक दौड़ाया, ए बी का मिड पॉइंट सी मुझे दिया गया था डेटा के अंदर। ओके, मैंने कोई ऐसा एक पॉइंट डी एज्यूम किया कि भाई सपोज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो मैंने ये एज्यूम किया कि भाई डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट होगा तो ए बी डिवाइड बाई मैं 2 करूंगा इज इक्वल टू ए डी जितना मिलेगा। ये कहां से आया, क्वेश्चन नंबर 4 के प्रूफ के ऊपर से। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये डी अगर मिड पॉइंट होगा तो ये भी पॉसिबल होगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये मिड पॉइंट हमने लिया है। नाउ पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन का डेटा है, इसको मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो यहां पे अगर सी मिड पॉइंट होगा तो ए बी बाई 2 इज इक्वल टू ए सी। नाउ आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन अगर नंबर 2 को अगर देख रहे होंगे तो ए बी बाई 2, ए बी बाई 2, ओके, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है और राइट हैंड साइड में ए डी और ए सी आ रहा है। सो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी। इन शॉर्ट ए डी इज इक्वल टू ए सी कब बनेगा, चलिए देखिए यहां पे ये इतना पोर्शन ए डी है और इतना पोर्शन ए सी है, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी कब बनेगा, तो ये तब बनेगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इफ पॉइंट D is point C, D is equal to C होगा, then only AD is equal to AC। ओके, अगर मेरा जो लिया हुआ पॉइंट, मेरा एज्यूम किया हुआ पॉइंट D जो है वो C होगा। इन शॉर्ट C is equal to D, दोनों एक ही पॉइंट होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। सो there is only one midpoint of any line segment। ओके, कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसका कंपलसरी कितना, एक ही मिड पॉइंट मिलेगा आपको। ओके, ये हमने बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन के ऊपर से हमने सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कुछ ऐसा बोला है फ्रेंड्स
कि एक फिगर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक फिगर दी गई है, ए बी ये सी ये डी, ठीक है। सर क्या करेंगे इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ये गिवन है, दिस इज गिवन, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, ए बी इज इक्वल टू सी डी मुझे प्रूफ करना है। ओके चलिए क्या करते हैं। तो पहले मैं ये लिखता हूं क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से, हियर ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये ए सी और बी डी दोनों क्या है, सेम है, गिवन है। ओके ये गिवन डेटा है। ओके अगर मुझे ये सोचना है फ्रेंड्स कि ए बी इज इक्वल टू सी डी मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो मैं एक काम करूंगा कि ए सी इज इक्वल टू बी डी जो दिया है उसके अंदर से सबट्रैक्ट बी सी बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड से BC को सबट्रैक्ट करता हूं तो यहां पे आप लिख सकते हो AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। सर आपने ये क्यों किया, मैंने फिगर को देख के एक एजम्पशन किया, क्या मुझे ये AB चाहिए, तो AB मिलेगा कैसे, मैं AC में से अगर BC को माइनस करूंगा तभी जाके मुझे AB मिलेगा। हाँ ओके क्वेश्चन में ये जो मुझे प्रूफ करना है उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया, मुझे ए बी चाहिए। ए बी मिलेगा कैसे, ए बी कैसे मिलेगा, ए सी में से अगर मैं बी सी को माइनस करूंगा तो ही मुझे ए बी मिलेगा। ओके तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ए बी। नाउ मुझे राइट हैंड में क्या चाहिए, सी डी। सी डी कैसे मिलेगा, अगर बी डी में से बी सी को माइनस कर दूंगा तो सी डी मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे सी डी मिल गया। ओके इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए यही तो मुझे प्रूफ करना था, बस एक ही स्टेप का सम था कि मैंने कुछ डेटा कुछ सेगमेंट को माइनस कर दिया। ये ए सी में से मैंने बी सी को दोनों साइड में, यहाँ पे भी बी सी से माइनस किया, यहाँ से भी बी सी से माइनस किया, आपको आपका आंसर मिल गया। ओके लास्ट सम ऑफ दी एक्सरसाइज, मुझे कुछ ऐसा बोला है, वाई is axiom phi in the list of Euclid's axioms considered a universal truth। okay? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई wall is greater than its part। ये आपको फिफ्थ एक्सियोम पता होना चाहिए। ओके मुझे ऐसा बोला गया है कि जो फिफ्थ एक्सियोम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में हम कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों। चलिए सबसे पहले ये जब थ्योरी लेक्चर मैंने कराया था तब मैंने आपको इसका आइडिया दिया था, वापस करते चलिए। अगर मैं ऐसा समझूं सर कि भाई 4 रेडियस का एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, क्या 4 रेडियस का, ये 4 रेडियस का एक सर्कल है। ओके अगर इसके अंदर से अभी आप सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हो, अगर इसके अंदर से एक पार्ट में निकाल लूं, चलिए ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया, ये वाला, तो ये निकल जाएगा। ओके तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो सर्कल ओरिजिनल सर्कल था वो अगर उसके मैंने पार्ट्स निकाले, एक पार्ट निकाल दिया तो पार्ट निकलेगा वो ओरिजिनल सर्कल से, तो ये तो छोटा ही होने वाला है, बट ऑब्वियस बात है। तो इस चीज को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर मैं 100 के पार्ट निकालूं, चलिए 100 के अगर मैं 2 पार्ट्स करूंगा, एक 70 किया और एक 30 किया, तो 70 भी 100 से छोटा होगा और 30 भी 100 से छोटा ही होने वाला है। ओके तो ये कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली है। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नई एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक प्लीज नोट इट डाउन। जय अम्बे।